नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने वीबीटी पढ़ लिया था जिसका नाम था संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कक्षक आपस में अति व्यापन करके क्या बना लेते थे, सहसंयोजक बंध बना लेते थे। यानी कि सहसंयोजक बंध का बनना वीबीटी थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर रही थी कि दो परमाणुओं के कक्षक आपस में अति व्यापन करके क्या बना रहे थे, बंध बना रहे थे। अब उस चीज को अगर हम समझें, बंध बना रहे थे, जैसे हम कह रहे हैं CH4 अणु जो बना वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसके अंदर हम अगर केंद्रीय परमाणु की बात करें, केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। यहां पर इसका संयोजी कोष कौन सा था? दूसरा इसका कोष संयोजी कोष था, जिसके अंदर S में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि P में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि अनपेयर्ड थे। अब यहां पर वीबीटी थ्योरी क्या कह रही थी कि भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, सहसंयोजक बंध बनेंगे। लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, जबकि इसने बंध कितने बनाए हुए हैं? 4 बनाए हुए हैं। तो बाद में इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी है कौन सी मूल अवस्था में, उससे ज्यादा भी बंध बना सकता है अगर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको उत्तेजित करवा के हम समान कोष वाले खाली कक्षक में भेज दें तो क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उससे बनाने वाले बंधों के मान भी बढ़ जाएंगे। तो यहां पर ये कौन सी अवस्था थी? सामान्य अवस्था थी। सामान्य अवस्था में इसके पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब इसकी ये कौन सी उत्तेजित अवस्था हम लिख रहे हैं? उत्तेजित अवस्था में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे ये 4 बंध बना लेगा। यानी कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर यहां पे क्या बना लेगा, एक बंध बना लेगा। ऐसे ही एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर एक और बंध बना लेगा। ऐसे ही चारों हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, कार्बन के साथ बंध बना लेते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहां तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो पी कक्षक के साथ क्या करा रहा है, अति व्यापन कर रहा है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एस कक्षक के साथ अति व्यापन कर रहा है। अब वीबीटी थ्योरी में हमने क्या कहा था कि भाई पी कक्षक दिशात्मक होते हैं, पी कक्षकों में अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि एस कक्षक में अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो बंध थोड़ा सा मजबूत होगा, जबकि ये जो एस कक्षक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, एस कक्षक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, वो वाला बंध क्या होगा, कमजोर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली जब पता किए तो कार्बन के चारों बंध क्या थे, चारों बंध जो थे वो समान प्रकृति के थे। समान प्रकृति का मतलब कि उनकी वीकनेस या उसका मजबूती जो थी वो भी सब में समान थी। इनके बंध कोणों का मान भी समान था, जबकि यहां से देखें तो पी कक्षक तो आपस में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो CH4 में तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था। यहां पर अगर बात करें PX, PY और PZ 3 कक्षक हमने ऐसे मान लिए, तो यहां पर वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था, CH4 में 3 कोण कैसे बनने चाहिए थे, 90 डिग्री के बनने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, जो CH4 है उसमें चारों कोण, चारों हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करें तो यहां पर कोण कितना होता है, कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। कोण कौन सा? कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध था ये कितने डिग्री का था, ये 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण था।
तो ये फिर डिफरेंस क्यों आया? इसका मतलब ऐसा हुआ कि वीबीटी थ्योरी जो थी वो भी यहाँ पर फेल हो गई। वीबीटी को आगे किसने एक्सपेंड किया था? हमने कल देख लिया था, स्लेटर और पॉलिंग ने एक्सपेंड किया था, इसको आगे बढ़ाया था। तो यहां से ये वीबीटी की जो कमी थी उसी का फायदा उठाया किसने? पॉलिंग ने। तो पॉलिंग भाई साहब क्या कहते हैं? पॉलिंग भाई साहब यहां पर दिमाग लगाते हैं कि ये सारे कोण अगर 109 डिग्री 28 मिनट के हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इसके साथ कि सारे मिलकर कोई ना कोई एक चीज ऐसी बना रहे हैं जो वापस में मिलकर क्या हो रही है? बांटकर सभी में समान बट रही है, जिससे वापस से क्या बन रहा है? ये कोण या फिर बंध जो है वो सारे समान प्रकृति के बन रहे हैं। यही आइडिया काम आया पॉलिंग के, और पॉलिंग ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, क्या? संकरण का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो संकरण, आज इस क्लास में हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संकरण क्या होता है? संकरण के अंदर एक अणु में सहसंयोजक बंधों की समान प्रकृति की व्याख्या करने के लिए पॉलिंग ने इसको प्रतिपादित किया। किसको? संकरण के कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर क्या होता है? संकरण में क्या होगा भाई? जैसे हमने बात की थी 2s और 2p कक्षकों की, तो 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जाओं में देखें तो थोड़ा बहुत अंतर होता है भाई, ज्यादा भी नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो होता है। 2s और 2p की ऊर्जा में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो पॉलिंग भाई साहब क्या कह रहे हैं कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के हैं लगभग। अब ये P वाले तो तीनों समान ऊर्जा के हैं, जबकि ये 2s वाला जो है वो थोड़ा सा इससे कम है इसकी ऊर्जा। तो लगभग समान, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, लगभग समान ऊर्जा के और अलग अलग आकृति या आकार के कक्षक आपस में मिलकर, अब ये चार कक्षक जब आपस में मिलेंगे तो उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी कक्षक समान आकृति के होंगे, सभी की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, और बनने वाले नए कक्षकों को हम क्या कह देंगे? संकरित कक्षक। और इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं संकरण। तो संकरण क्या हो गया बच्चों? संकरण हो गया परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा, लगभग क्या होनी चाहिए? समान ऊर्जा होनी चाहिए, भिन्न आकृतियों वाले कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं, आपस में वापस में बांट लेते हैं। जैसे बात करें कि यहां पर 3p कक्षक थे और एक s कक्षक था, ये आपस में p के पास ऊर्जा जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, s के पास थोड़ी सी कम थी। ये थोड़ी थोड़ी अपनी ऊर्जा इनको देंगे तो उनकी ऊर्जाओं में तो कमी होगी और s वाली ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, और लास्ट में सभी की ऊर्जा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो ऊर्जाओं का क्या हो गया? यहाँ पे पुनर्वितरण हो गया। तो जो नए संकरित कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा ये इनसे तो कम होगी और इनसे क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं और समान संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, और इन नए कक्षकों को क्या कहेंगे? संकरित कक्षक कहेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कह दे रहे हैं? संकरण कहते हैं। तो ये हमने CH4 का जो एक एग्जाम्पल लिया था, उसका जो सभी बंध एक ही प्रकार के बन रहे थे, सभी की ऊर्जा भी समान थी, बंध कोण भी समान था, वो किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो संकरण वाले कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो संकरण को हम BeCl2 जो होता है बेरिलियम क्लोराइड, उसमें संकरण को अगर हम स्पष्ट करें, जैसे BeCl2 जो है उसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? बेरिलियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। इसका परमाणु क्रमांक कितना था? बेरिलियम का 4 था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2। इसका संयोजी कोष कौन सा है? दूसरा है, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? पेयर्ड है, तो ये तो बंध नहीं बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे? उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा P में। ये हम VBT की बात कर रहे हैं, VBT में ऐसा हो रहा था। तो यहां पर एक S कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और एक P कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो संयोजी कोष है उसमें 3p5 होता है और 3s2 होता है। तो यहां पर P कक्षक की बात करें तो P कक्षक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर लेगा? एक बंध बना लेगा।
तो पी कक्षक तो किसका होगा, क्लोरीन का, और बेरिलियम के एक तो एस कक्षक है एक पी कक्षक है। यहां अलग अलग प्रकार के बंध बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसको कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है, फिर संकरण एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहां पर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक दोनों आपस में ऊर्जाओं का क्या कर लेंगे, पुनर्वितरण कर लेंगे और नए दो कक्षक बनेंगे। संकरण क्या कह रहा था कि भाई जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही नए संकृत कक्षक बनेंगे। तो कितने कक्षक बनेंगे, यहां पर दो मिल रहे हैं तो दो ही नए संकृत कक्षक बनेंगे। तो दो नए संकृत कक्षक बनेंगे। कौन से बनेंगे, अब देखो एक तो एस कक्षक मिल रहा था और एक पी कक्षक मिल रहा था। कितने कक्षक हो गए, दो कक्षक हो गए। तो कौन सा संकरण कौन सा कह देंगे यहां पर, एस और पी, एस पी संकरण हो गया। और कितने कक्षक बनेंगे, दो कक्षक बनेंगे। दोनों कौन से होंगे, एस पी संकृत कक्षक होंगे। तो यहां पर हम BeCl2 को समझा सकते हैं ऐसे। ये BeCl2 था जिसमें बेरिलियम का एस कक्षक और क्लोरीन का पी कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे थे VBT के अकॉर्डिंग। यहां पे इधर वाला जो बंध बन रहा है उसमें हम मान रहे हैं कि ये पी कक्षक और क्लोरीन का पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करके बंध बना रहे हैं। लेकिन दोनों जो बंध हैं कौन से, BeCl वाले, दोनों बंधों की सामर्थ्यता जो है वो समान होती है। और ये हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं किससे, संकरण के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ऐसे हमारे संकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये कितने प्रकार का होता है, कैसे निकाल सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके लक्षण में पहला लक्षण हम ले रहे हैं कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स। संकरण में कौन भाग ले रहे हैं, कक्षक भाग ले रहे हैं। इसका मतलब कक्षक चाहे वो अर्धपूरित हो, चाहे खाली हो, चाहे पूर्ण पूरित हो, इस पर कोई निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। अतः पूर्ण पूरित, अर्धपूरित तथा रिक्त सभी प्रकार के कक्षक क्या कर लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। ये इसका पहला लक्षण हो गया। ये हमारे पास संकृत कक्षक इस प्रकार का दिखेगा। संकृत कक्षक इस प्रकार का दिखेगा जिसमें ये हम एक्सिस एक एक्स दिखा रहे हैं, जिस भी एक्सिस पे ये बना हुआ है। मान लेते हैं पी वाई एक्स, मान लेते हैं ये वाई एक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो एक तो बड़ी पाली है और एक क्या है, छोटी पाली है। दो पालियां बनेंगी। हर संकृत कक्षक में दो पालियां होंगी जिसमें से एक बड़ी पाली होगी और एक छोटी पाली होगी। ये बड़ी पाली जो है वो बंध बनाने में भाग लेगी। बड़ी पाली जो है वो बंध बनाने में भाग लेगी, छोटी पाली नहीं लेगी। ये क्या करेगी, बंध बनाएगी, या कहें अतिव्यापन जो है वो बड़ी वाली पाली करती है। ये कौन सी कक्षक हो गया, संकृत कक्षक की आकृति हो गई। तो निर्मित होने वाले संकृत कक्षकों की संख्या सदैव संकरण में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। एकदम एग्जैक्टली उतने ही नए कक्षक बनेंगे। और प्रत्येक संकृत कक्षक में दो पालियां होती हैं जिनमें एक छोटी पाली होती है और एक बड़ी पाली होती है। बड़ी पाली के द्वारा क्या होते हैं, बंध बनते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें किसी परमाणु या आयन के केंद्रीय परमाणु में, किसी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु में अगर हम संकृत कक्षकों की संख्या के बारे में बात करें कि कितने संकृत कक्षक होंगे, तो बच्चों उतने संकृत कक्षक होंगे जितने उसके पास, उस परमाणु ने जितने सिग्मा बंध बनाए हैं प्लस उसके पास जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। उन दोनों की संख्या अगर जोड़ दें तो वो आ जाएंगे हमारे पास संकृत कक्षकों की संख्या। तो संकृत कक्षकों की संख्या होगी सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। फॉर एग्जांपल हम बेरिलियम की बात कर रहे थे, बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे थे। तो एग्जांपल अगर हम लें बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड के पास बेरिलियम जो है वो केंद्रीय परमाणु है। कौन है, केंद्रीय परमाणु है जिससे क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो बेरिलियम ने कितने सिग्मा बंध बनाए हैं, दो सिग्मा बंध बनाए। और कल हम बात कर रहे थे कि पहला बंध जो बनेगा वो सिग्मा बंध होता है जनरली, एक आध एक्सेप्शन होते हैं, उनको अपने सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला बंध कौन सा बन रहा है, सिग्मा। तो बेरिलियम ने दो क्लोरीन के साथ दो बंध बनाए हैं, इसके पास कोई एकाकी युग्म नहीं बच रहा था जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। एकाकी युग्म कौन से होते हैं, संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको क्या कहते हैं,
अबंधी इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अगर वो युग्म है तो। ठीक है बच्चों, तो दो हो गए यहां पे, तो दो नए संकरित कक्षक बनेंगे यहां पे। ऐसे ही CH4 की बात करें तो कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु है, उसने कितने बंध बनाए हुए हैं? 4 बंध बनाए हुए हैं। उसके पास कोई एकाकी युग्म है क्या? नहीं है। तो 4 बंध बना लिए तो कितने संकरित कक्षक होंगे? 4 होंगे। और उन संकरित कक्षकों से हम संकरण कैसे लिखते हैं वो हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो दो परमाणु के बीच पहला बंध कौन सा बनता है? सिग्मा बंध बनता है। इन समान दो परमाणु के बीच दूसरा बंध कौन सा बनेगा? पाई बंध बनेगा। अगर किन्हीं दो परमाणुओं के बीच दो बंध बने हैं तो उसमें से पहला बंध तो कौन सा होगा? सिग्मा बंध होगा, और दूसरा बंध कौन सा होगा? पाई बंध होगा। और अधिकतम दो परमाणुओं के बीच में दो पाई बंध हो सकते हैं। ये बात हमने देख ली थी कल वाली क्लास में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। किसी एक परमाणु पर अधिकतम दो पाई बंध हो सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं? वो उनके कक्षकों के विन्यास पर निर्भर करता है। भाई विन्यास में जिस हिसाब से वो अप्रोच करेंगे उसी हिसाब से बंध बनेंगे। भाई अगर देखो ये पी कक्षक है, ये भी पी कक्षक है, अगर ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तो एक लोब से एक लोब मिली, कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। और अगर किसी भी परमाणु के कक्षकों के अगर विन्यास की बात करें तो उसमें एक ही कक्षक ऐसा आएगा जो एक दूसरे से अक्षीय अतिव्यापन कर पाएगा, और ऐसा कोई और कक्षक नहीं आएगा। जबकि यही कक्षक अगर ऐसे आते हैं पी वाई पी एक्स कक्षक अगर ऐसे आते हैं वाई अक्ष से, तो ये कौन सा अतिव्यापन हो गया? समपार्श्विक अतिव्यापन, जिससे कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा। तो ऐसे भी अगर देखेंगे तो सिर्फ दो ही कक्षक आएंगे, तो दो ही अधिकतम पाई बंध बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक परमाणु के ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम H2O की बात करें, H2O कैसे बन रहा होगा? ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक 8 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 और 2p4, क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p4। अगर संयोजी कोष की बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने दो बंध बनाए हुए हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। अब बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे, कौन से? संयोजी कोष वाले, संयोजी कोष वाले। अब ये अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कौन से है? अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये वाले कौन से हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये युग्म में अगर हैं तो इनको अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम क्या कह देते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कह देते हैं बच्चों? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी युग्म हो गए? भाई एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी युग्म होते हैं, उनको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ऐसे ही अमीन की बात करें, अमोनिया की बात करें, अमोनिया में NH3 होता है, नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म बचता है, यानी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। P में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने एक बंध बना लिया, एक एक बंध बना लिए, तो वो तीनों क्या हो गए? वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। जबकि एक जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे वो क्या हो गए? वो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम कह रहे हैं एक तत्व प्रायोगिक परिस्थितियों के आधार पर कई संकरित अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। कोई एक ही परमाणु की बात करें तो अलग अलग प्रकार के संकरित कक्षक बना सकता है या अलग अलग प्रकार के संकरण बना सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो कार्बन ऐसा नहीं है कोई एक फिक्स संकरण ही दिखाएगा। कार्बन sp संकरण भी दिखा सकता है, sp2 भी दिखा सकता है और sp3 भी दिखा सकता है। कौन कौन से दिखा सकता है? sp, sp2 और sp3 दिखा सकता है। ये आगे sp, sp2, sp3 क्या होते हैं ये हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि भाई कोई परमाणु फिक्स नहीं है कि वो वही संकरण प्रदर्शित करेगा, वो एक से ज्यादा प्रकार के संकरण भी प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन किसी अणु के लिए बात करें तो उस अणु के केंद्रीय परमाणु में कोई फिक्स अणु के केंद्रीय परमाणु का अगर संकरण की बात करें तो वो फिक्स होता है। ठीक है बच्चों, और संकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली संकरण हम उन यौगिकों के लिए देखते हैं जिनमें कम से कम 3 परमाणु होते हैं।
दो परमाणु वाले या दो से कम वाले को लिए हम नहीं देखते हैं। यानी कि दो परमाणु से मिलकर कोई अणु बना है तो उसके लिए हम संकरण जनरली नहीं देख सकते हैं। जैसे H2 होता है तो H2 में हम संकरण की बात कर ही नहीं सकते। N2 होता है, N2 में भी हम जनरली संकरण की बात नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, बताने वाले बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बात कर लिया, कोई भी परमाणु जो है वो एक से अधिक प्रकार के संकरण प्रदर्शित कर सकता है। अब आगे अगर हम बात करें संकरण का निर्धारण यानी कि संकरण कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हमने फॉर्मूला देख लिया था भाई। संकरित कक्षकों की संख्या जो है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या थी। और ये कौन सी संख्या हम केंद्रीय परमाणु के लिए देख रहे हैं। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जितने सिग्मा बंध बने हैं वो प्लस केंद्रीय परमाणु पर जितने एकाकी युग्म हैं वो, उनको जोड़ दें तो नए संकरित कक्षक मिल जाएंगे। और संकरित कक्षकों के आधार पर फिर हम क्या कह देंगे, संकरण कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इधर संकरित कक्षक और इधर ले रहे हैं हम संकरण। अब अगर संकरित कक्षक मान लेते हैं कि दो आ जाते हैं तो संकरण हो जाएगा sp। क्या हो जाएगा बच्चों, sp। क्योंकि s एक ही है तो अगला कक्षक हमें p लेना पड़ेगा। s कक्षक एक, s उपकोष की बात करें तो उसमें एक ही कक्षक होता है। अगर संकरित कक्षक 3 है तो हमने एक तो ले लिया s और दो ले लिए p, तो कौन सा संकरण हो जाता है, sp2 संकरण हो जाता है। ऐसे ही अगर संकरित कक्षक 4 हैं तो हम एक तो ले लेते हैं s और 3 ले लेते हैं p, तो sp3 संकरण निकल के आ जाता है। अब p 3 ही होते हैं अधिकतम, तो आगे फिर अगर इनसे ज्यादा संकरित कक्षक होंगे तो हमें फिर अगला कक्षक लेना पड़ेगा यानी कि d कक्षक लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 संकरित कक्षक हैं तो कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp3 और एक फिर हम ले लेंगे d। ऐसे ही 6 संकरित कक्षक हैं तो sp3 d2। ऐसे करके हम संकरण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार संकरित कक्षकों की संख्या हम निकाल लेंगे कैसे, एकाकी युग्म प्लस सिग्मा बंधों की संख्या, उससे फिर हम क्या निकाल देंगे, संकरण निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी यहां पर जितने हमने संकरण देखे हैं सिर्फ वही देखेंगे, इनके अलावा भी संकरण होते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम सिर्फ यही देखेंगे। अब पहला है एसपी संकरण। एसपी संकरण में देखो एक कक्षक तो कौन सा मिल रहा है, एस का, और एक कक्षक कौन सा मिल रहा है, पी का। तो एस प्लस पी मिलकर क्या बना लेंगे, एस प्लस पी कक्षक मिलकर, अब ये दो कक्षक हैं तो दो नए कक्षक बनेंगे, कौन से, एसपी और sp, दो कक्षक बनेंगे, दो नए संकरित कक्षक बनेंगे। एक परमाणु के एक s तथा एक p कक्षक आपस में मिलकर दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं। अब इनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी, और इनकी आकृति भी समान होगी, और इनको क्या कह देंगे हम, sp संकरित कक्षक कह देंगे। ठीक है बच्चों। ये दो जो नए संकरित कक्षक बने हैं वो जो है वो एक सीधी रेखा में रहेंगे। सीधी रेखा का मतलब जैसे मान लें कि ये कोई परमाणु है, एक कोई परमाणु है, उससे दो भी जुड़े हैं, उससे दो भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु, इसके पास दो क्या होंगे, संकरित कक्षक। कौन से बता रहे हैं हम, sp संकरित कक्षक, जिसमें एक संकरित कक्षक हमने ये लिख दिया और एक संकरित कक्षक हमने ये लिख दिया। तो ये दोनों किस पर रहेंगे, एक सीधी रेखा में रहेंगे। कहां रहेंगे बच्चों, एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब सीधी रेखा के अंदर अगर ये हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर ये b मान लेते हैं, b का s कक्षक था, ऐसे ही ये भी b जिसका s कक्षक बंध बनाने में भाग ले रहा था। तो यहां पर a और b के बीच की बात करें तो a और b के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये देखो बंध कोण कितना आ जाता है, 180 डिग्री। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं BeCl2 और CO2। BeCl2 का हमने देख लिया। CO2 में अगर हम बात करें तो CO2 हम कैसे लिखते हैं, CO2 लिखते हैं हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पर सिग्मा बंधों की बात करो, सिग्मा बंध देखो, पहला बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहला बंध कौन सा, ये सिग्मा, दूसरा बंध कौन सा, पाई, क्योंकि सिग्मा बंध अधिकतम एक ही बन सकता है। तो अगला बंध कौन सा बनेगा, पाई बनेगा, और पहला बंध कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। यहां पर दूसरा भी सिग्मा और ये दूसरा पाई। तो कार्बन अगर केंद्रीय, यहां पर हम संकरण किसके लिए देखते हैं, केंद्रीय परमाणु के लिए जनरली हम देखते हैं। केंद्रीय परमाणु कार्बन के संकरण की बात करें तो कितने इसमें संकरित कक्षक कितने बनेंगे, सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड प्लस एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर तो कार्बन के पास है नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं। कितने आ रहे हैं सिग्मा बंध? 2 आ रहे हैं, और लोन पेयर कितना आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो संकरित कक्षक 2 बन गए, और 2 संकरित कक्षक हैं तो इसमें संकरण क्या हो गया? sp संकरण हो जाता है, एक s और एक p। sp संकरण है तो बंध कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्या बन जाएगा बंध कोण? 180 डिग्री, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध जो होगा वो कितने डिग्री का आएगा? 180 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा संकरण हो गया? sp संकरण। ऐसे ही हम sp2 भी देख सकते हैं। sp2 में एक s और 2 p मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो sp2 में क्या हो जाएगा? sp2 में हो जाएगा इस संकरण में एक तो s कक्षक और 2 क्या होंगे? p कक्षक, आपस में मिलकर 3 नए संकरित, क्योंकि जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही नए बनेंगे, तो 3 संकरित कक्षक बनेंगे। और तीनों कौन से होंगे? समान ऊर्जा और समान आकृति के होंगे, और इन कक्षकों का आकार भी क्या होगा? समान होगा। अब 3 कक्षक हैं तो 3 कक्षक आपस में कैसे रहेंगे? 120 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। हम जनरली अगर देखें तो कक्षक इस प्रकार से रहते हैं कि उनके बीच में अधिकतम कोण हो, या फिर बात करें जो साइड वाले जो परमाणु होते हैं उनके बीच में दूरी अधिकतम हो, ताकि प्रतिकर्षण सबसे कम हो। ये आगे हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें देखने वाले हैं। अब 3 कक्षक हैं तो 3 कक्षकों के बीच में अगर हम अधिकतम डिग्री की बात करें, कितने डिग्री का कोण बन सकता है? तो 120 डिग्री का कोण बन सकता है। हम बात करें अगर 3 कक्षकों के बीच में अधिकतम कोण की बात करें तो 120 डिग्री का बन सकता है। तो इसका मतलब sp2 जो संकरण है उसमें संकरित कक्षक एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लें AB3 ले लेते हैं, AB3 प्रकार का कोई अणु ले लेते हैं। इसमें A है, A के 3 कक्षक आपस में संकरण में भाग ले रहे हैं तो 3 नए बनेंगे। तो 3 नए कौन से होंगे? जैसे एक ये, जिसकी एक ये बड़ी पाली और एक छोटी पाली हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बी मान लेते हैं कि बी के एस कक्षक क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं किसमें? संकरण में या फिर अतिव्यापन में। तो यहां पर ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? इनके बीच में डिग्री एंगल बन गया 120 डिग्री का। तो इसका मतलब बंद कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का बंद कोण हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बी और ये बी। इनकी ज्यामिति की अगर बात करें तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी? इस ज्यामिति को देखो, इस ज्यामिति को ध्यान से देखो। अभी पहली बात तो ये एक ही तल में है। किसमें है? एक ही तल में है। और क्या बन रहा है? यहां पे त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, और समतल में है तीनों के तीनों, क्योंकि 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, 360 डिग्री टोटल होता है। ठीक है, तो ये समतलीय त्रिकोण बना लेंगे या त्रिभुजीय समतलीय, इसकी क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। त्रिकोणीय समतलीय आकृति बनाते हैं। उदाहरण के लिए BCl3, BCl3 की बात करें तो BCl3 में बोरोन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई? बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 और 2p1। यहां पे 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन था। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें 3 चाहिए थे, उत्तेजित करवा के हमने क्या कर लिया? ये हम VBT की बात कर रहे हैं, उत्तेजित करवाकर 2p में हमने भेज दिए। अब इसको 3 बंध बनाने थे तो ये क्या करता है? ये तो एक ये कक्षक ले लेता है, एक 2p वाले कक्षक ले लेता है, ये आपस में मिलकर 3 नए कक्षक बना लेंगे। और 3 कक्षक कौन से होंगे? एक तो s का और 2p के। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2 संकरण, जिसमें 3 नए कक्षक बनेंगे। तीनों कौन से होंगे? sp3 संकृत, sp2 sp2 संकृत, sp2 संकृत, sp2 संकृत। तो ये भी sp2 का होगा, ये भी sp2 का होगा, और ये भी sp2 का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें 3 नए कक्षक मिल जाएंगे। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? BCl3 का। और BCl3 में अगर बंद कोण की बात करें तो बंद कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का बंद कोण बन जाएगा।
ऐसे ही हम नेक्स्ट संकरण की बात करें, sp3 संकरण। अब sp3 को हम वैसे ही समझ सकते हैं भाई, एक s कक्षक मिलेगा और 3 p कक्षक आपस में मिलकर चार नए कक्षक बनाएंगे और चारों जो हैं वो समान आकार और समान आकृति समान ऊर्जा के होंगे और चारों कौन से संकरित कक्षक होंगे, sp3 संकरित कक्षक होंगे। और इनमें जो एंगल बनेगा, डिग्री एंगल बनेगा, वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये इतना ही क्यों बनता है, ये हम आगे अगले सिद्धांत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, 109 28 मिनट इसमें एंगल बनता है। जो कैसा दिखता होगा मैं बता देता हूं, कैसा दिखता होगा। बंद कोण जो है वो 109 28 मिनट। अब देखो, हम अगर बात करें, यहां पर चार कक्षक हैं, चार कक्षकों को हम देखना चाहे तो वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो हो सकता है ऐसे चारों कक्षक ऐसे हो 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे हमें लग रहा है कि भाई अधिकतम जो कोण बन सकता है वो 90 डिग्री का ही बन सकता है, ऐसे दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये अधिकतम कोण है? नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना। इससे ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा के लिए हम देख सकते हैं नए नियम से कि ये देख लो, ये हमारे पास पहले 90 डिग्री का एंगल था। अब देखो, इनको हम धीरे धीरे दो को पीछे भेजें और दो को इधर लाएं तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये चारों के चारों किस पे चले जाते हैं, 109 28 मिनट पे। तो ये डिग्री की जो एंगल है, ये डिग्री एंगल कौन सा है, 109 28 मिनट, जिसमें सारे आपस में क्या होते हैं, 109 28 मिनट पर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बंद कोण क्या हो जाएगा, 109 28 मिनट। उदाहरण के लिए CH4 का एग्जांपल हम ले सकते हैं। CH4 में कार्बन के पास क्या थे, 2s2 और 2p2 था, जिसमें एक s और 3p मिलकर क्या कर लेंगे, एक s और 3p मिलकर क्या कर लेंगे, संकरित कक्षक बना लेंगे। संकरित कक्षक कैसे बनाएंगे, आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके। ये VBT समझा रही थी। और संकरण में क्या कह दिया, संकरण में चारों कक्षक मिलकर नए चार कक्षक बनाते हैं जो कि क्या होंगे, संकरित कक्षक होंगे। तो यहां पर एक S मिल रहा है और 3p मिल रहा है, तो चार नए कक्षक कौन से बनेंगे, sp3 बनेंगे। और चारों की ऊर्जा जो है वो समान होगी, आकृति भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा sp3 संकरण। ऐसे ही हम आगे और दूसरा संकरण देख सकते हैं, sp3d संकरण, जिसमें एक s, 2 3p और एक d मिलकर 5 नए कक्षक बनाएंगे। पांचों की ऊर्जा समान होगी, आकृति समान होगी, आकार समान होगी, और वो चारों कौन से होंगे, sp3d संकरण वाले होंगे। इनमें क्या होगा, इनमें तीन कक्षक तो क्या होंगे, 120 डिग्री के एंगल पर होंगे। 120 डिग्री के एंगल पर कैसे, जो हमने sp2 में देखा था, एक ऐसे और एक ऐसे, ये तीन कक्षक हो गए भाई। तीन कक्षक तो ये 120 वाले हो गए, जबकि दो कक्षक इनके लंब। अब ये कौन सी सिचुएशन बनी थी, sp2 में कैसी ज्यामिति बन रही थी, त्रिभुजीय समतल या त्रिकोणीय समतल। अब ये त्रिकोणीय समतल जो बन गई, ये मान लेते हैं कि ये त्रिभुज वाली त्रिकोणीय समतल है। इसमें जो दो कक्षक और बचे हैं sp3d संकरण वाले, वो कैसे रहेंगे, वो इस तल के लंबवत रहेंगे, यानी कि एक इसके ऊपर रहेगा और एक इसके नीचे रहेगा, जो कि एक दूसरे से क्या रहेंगे, वो 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। 180 डिग्री एंगल तो किन में रहेगा, उन दो कक्षकों के बीच में, और इन कक्षकों के साथ कितना रहेगा भाई, लंबवत रहेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना। यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहां इन दोनों कक्षकों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहां पर तीन कोण तो कितने बनेंगे, तीन कोण तो बन जाएंगे 180 डिग्री के, तीन कोण तो 120 डिग्री के, और दो कोण कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के। ऐसे ही अब ये 90 डिग्री वाले कितने बनेंगे भाई, तीन तो ऊपर वाले के साथ, तीन कक्षक है ना ये, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ऐसे ही तीन नीचे वाले के साथ, तो छह कोण को कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि दो संकृत कक्षक पहले तीन संकृत कक्षकों के त्रिकोणीय समतलीय तल के लंबवत होते हैं तथा अणु की आकृति क्या हो जाएगी अब त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड कैसे, मान लेते हैं कि ये त्रिकोण है हमारा, ये त्रिकोण है मान लेते हैं, इसके ऊपर ये एक हमने एक कक्षक रखा था, तो ये त्रिकोण से इनको ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा। और ऐसे ही नीचे एक और कक्षक लगा रहे हैं, उनको तीनों कोणों से अगर देखें तो एक और पिरामिड बन जाएगा। तो कैसा दिखेगा वो, ऐसा दिखेगा वो। मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 में 3 क्लोरीन तो क्या रहेंगे, 3 क्लोरीन तो रहेंगे एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर, और ये क्या बना लेंगे, त्रिकोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, त्रिभुजीय समतल। इसमें एक क्लोरीन ऊपर की तरफ और एक क्लोरीन नीचे की तरफ, ये लो। अब ये आकृति कौन सी हो गई, ये तीनों के साथ ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और तीनों के साथ नीचे एक पिरामिड, तो कौन सा हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसकी ज्यामिति हो जाती है। तो ज्यामितीय आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ऐसे ही हम एक और संकरण देख सकते हैं, कौन सा, sp3d2। sp3d2 में एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक मिलकर कितने कक्षक मिले हैं, 6 कक्षक मिले हैं। तो 6 नए कक्षक बनेंगे, 6 की 6 के क्या होंगे, आकृति समान होगी, आकार समान होगी और ऊर्जा भी समान होगी, और समान प्रकार के 6 कक्षक बनाएंगे जिनका संकरण क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है बच्चों, sp3d2 कितने, 6 कक्षक बनाते हैं। और इनमें ये 6 जो संकृत कक्षक थे वो सममित अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिड संरचना बनाते हैं। वर्गाकार द्विपिरामिड या फिर हम क्या कह रहे हैं, अष्टफलकीय का मतलब क्या हुआ कि 4 तो क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही समतल में रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक परमाणु था, उसके साथ ये 4 परमाणु जुड़े, वो चारों तो क्या रहे, समतल में। ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे पीछे की साइड, तो क्या हो जाएंगे, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसे, फलक का मतलब दीवार होता है बच्चों, फलक का मतलब दीवार से समझो। तो यहां पर अगर मैं इसके साथ ऐसे जोड़ूंगा, एक ऊपर की साइड जोड़ूंगा, तो देखो एक फलक तो ये दीवार हो गई, एक फलक ये दीवार हो गई, एक फलक इधर से दीवार हो गई और एक फलक इधर से दीवार हो गई। तो 4 दीवार तो ऊपर की साइड हो गई। ऐसे पीछे की साइड एक और जुड़ेगा तो 4 और फलक बनेंगे। टोटल कितने फलक बनेंगे, 8 फलक। तो इसको क्या कह देंगे, अष्टफलकीय ज्यामिति, या फिर कहें वर्गाकार द्विपिरामिड। वर्गाकार द्विपिरामिड का मतलब ये एक वर्ग तो ये बन चुका है, वर्ग तो ये बन चुका है, और द्विपिरामिड जैसे हम अभी त्रिकोणीय द्विपिरामिड में पढ़े थे, एक पिरामिड तो ऊपर की साइड बनेगा और एक पिरामिड ही नीचे की साइड बन जाएगा। तो ये कौन सी आकृति बनेगी, अष्टफलकीय या फिर त्रिभुज, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, वर्ग द्विपिरामिड। वर्ग द्विपिरामिड। सभी संकृत कक्षकों में बंद कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग बन रहे हैं 4 में तो, और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, और उनके लंबवत अगर एक ऊपर और एक नीचे लगाएंगे तो वो भी बंद कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके उदाहरण जैसे SF6, ALF6, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, कौन से संकरण के, sp3d2 संकरण के। इनको एक साथ अगर इनको समराइज करें, एक साथ अगर इनको समराइज करें तो सूत्र अगर AB2 टाइप है जिसमें बॉन्ड पेयर यानी कि बंद वाले इलेक्ट्रॉन, या फिर हम सिग्मा बंद की बात कर सकते हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं, सिग्मा बंद, और लोन पेयर 0 है, तो 2 कक्षक बनेंगे संकृत, और 2 का संकरण क्या होगा, sp, जो कि किस में रहेंगे, 180 डिग्री, मतलब कि रेखीय आकृति में रहेंगे। तो इनकी ज्यामितीय आकृति कैसी हो जाएगी, रेखीय, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे। ऐसे ही अगर AB3 टाइप का सूत्र है जिसमें 3 सिग्मा बंद हैं और लोन पेयर नहीं है, अभी तक हम जो भी बात करेंगे उनमें एक भी लोन पेयर या एकाकी युग्म नहीं होगा, तो यहां पर 3 नए कक्षक बनेंगे, sp2 संकरण हो जाएगा और उसकी आकृति या ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतल। ऐसे ही AB4 टाइप का, जैसे CH4 मीथेन टाइप का, जिसमें सिग्मा बंद कितने हैं, 4 हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं, उसका संकरण 4 अगर सिग्मा बंद है तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय में 4 फलक बन रहे थे, कैसे, हम क्या देख रहे थे, 3 तो ऐसे जा रहे थे
और एक ऊपर आ रहा, तो फलक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। देखो 1 2 और 3, 3 तो ये और एक नीचे की साइड, तो 4 फलक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं। देखो हमने चतुष्फलकीय ज्यामिति कौन सी बताई थी? ये बताई थी, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति थी। अब इसमें ये वाला परमाणु, ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु, इनके बीच में एक फलक बन गया, एक फलक। ऐसे ही 1 2 और 3 परमाणु के बीच में एक ये फलक, 2 फलक, और इसके और इसके बीच में एक ये फलक, और नीचे वाले तीनों के बीच में 1 2 और 3, इनके बीच में एक ये फलक, तो 4 फलक हो गए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? चतुष्फलकीय, जिसके एग्जांपल CH4 CCl4 ये सब क्या हो गए? चतुष्फलकीय ज्यामिति या फिर sp3 संकरण वाले एग्जाम्पल हो गए। ये कौन से हो गए? ये चतुष्फलकीय यानी कि sp3 संकरण वाले। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर 5 सिग्मा बंध है, 5 सिग्मा बंध का मतलब 0 अगर लोन पेयर है तो 5 संकरित कक्षक बनेंगे, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3d, जिसकी आकृति हमने क्या देखी थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड, जिसका एग्जांपल PCl5 का हमने लिया था। ऐसे ही अगर 6 सिग्मा बंध है, 6 सिग्मा बंध यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा? AB6 टाइप, जिसमें लोन पेयर क्या है? 0 है। तो इसमें 6 अगर सिग्मा बंध है, 6 संकरित कक्षक हैं, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3d2, जिसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिड, जिसका एग्जांपल SF6 का हम ले सकते हैं। SF6 की आकृति कैसी होगी? ये S तो क्या है? केंद्रीय परमाणु, और इसके पास 4 तो क्या रहेंगे? वर्गाकार रहेंगे, और एक ऊपर की साइड रहेगा और एक ही नीचे की साइड। तो ये क्या हो गई? sp3d2 संकरण यानी कि वर्ग द्विपिरामिड या अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं? अष्टफलकीय ज्यामिति। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।